हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 14 अमर शहीद खुदीराम बोस। अमर शहीद खुदीराम बोस। तो शहीद किसे बोलते हैं? जो हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं उन्हें शहीद बोलते हैं। तो ऐसे एक शहीद के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो कि खुदीराम बोस। खुदीराम बोस की बड़ी बहन अपरूपा देवी के शब्द में, तो खुदीराम बोस की बड़ी बहन थी अपरूपा बोस, जो कि अपने भाई के बारे में कुछ बोल रहे हैं। मंगलवार 3 दिसंबर 1889 मतलब 3 दिसंबर 1889 को शाम 5 बजे के आसपास खुदीराम पैदा हुआ था। तो खुदीराम बोस की बड़ी बहन अपरूपा बोस अपने छोटे भाई के बारे में बोलते हैं कि वो कैसे अमर शहीद बने। तो मंगलवार 3 दिसंबर 1889 को शाम 5 बजे के आसपास खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। तो हम लोगों के लिए ये अपार खुशी का दिन था। पहले हमारे 2 भाई एकाएक कर मर चुके थे। तो अपरूपा देवी जी बोलती हैं कि हमारे घर में एक एक करके 2 भाई मर चुके थे, हम 3 बहनें बिल्कुल ठीक ठाक बची रही। तो इन्हें बहुत खुशी था कि इनके घर में भाई पैदा हुआ है, और पहले 1-2 भाई मर चुके थे और 3 बहनें ठीक ठाक बची हुई थी। जब हमारा छोटा भाई पैदा हुआ तो हम बहुत खुश हुए। मैंने अपने भाई को 3 मुट्ठी खुदी जो चावल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे खुदी बोलते हैं, खुदी देकर खरीद लिया था। उस वक्त क्या करते थे गांव के लोग, जिस घर में बच्चे ज़्यादा बचते नहीं थे, मर जाते थे, या फिर कुछ ऐसा बीमारी हो जाए, भला ना हो, तो क्या करते हैं, बच्चे को बेच देते हैं, किसी अपने को बेच देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे अच्छे रहते हैं। तो खुदीराम को उनकी बड़ी बहन ने 3 मुट्ठी खुदी से खरीद लिया था खुदी से। खुदी क्या है? चावल के छोटे छोटे टुकड़ों को खुदी बोलते हैं। हमारे समाज में एक रिवाज था कि अगर किसी घर में लड़के जीवित नहीं रहते तो माँ उसे बेचने का स्वांग करती है। स्वांग मतलब ढोंग, एक्टिंग करना। तो माँ क्या करती है, जब उनके घर में बेटे नहीं बचते तो बच्चे को बेचने का स्वांग रचाती है। मैंने भी उसे 3 मुट्ठी खुदी देकर खरीद लिया, इसलिए उसका नाम खुदीराम पड़ा। तो अपरूपा देवी जो खुदीराम की बड़ी बहन थी वो बोलती है कि हमारे घर में 2 भाई पहले मर चुके थे, और ये जो छोटा भाई था इसे बचाने के लिए, सही सलामत रखने के लिए मैंने मेरी माँ से खुदीराम को 3 मुट्ठी खुदी से खरीद लिया था, इसलिए हमने इसका नाम खुदीराम दिया था। खुदीराम को तामलक हैमिल्टन हायर इंग्लिश स्कूल में दाखिल कर दिया गया था। खुदीराम को तामलक हैमिल्टन हायर इंग्लिश स्कूल में दाखिल कर दिया गया था। तो खुदीराम धीरे धीरे बड़े हुए तो वो बहुत शरारती था। तो उनकी बहन बोलती हैं वो बहुत शरारती था, पढ़ाई की ओर उनका ध्यान नहीं रहता था। इतने अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती किया गया था, पर वो इतने शरारती थे कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, सिर्फ खेल और खेल। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसका सारा ध्यान पढ़ाई की ओर मुड़ गया, एकदम समाधिस्थ। तो उनकी बहन बोलते हैं एक समय तो ऐसा था कि वो पढ़ाई नहीं करना चाहता था, सिर्फ खेलता था, और एक वक्त ऐसा आया कि सिर्फ पढ़ाई के बारे में वो सोचने लगा। 1904 में हम मिदनापुर आ गए। वहाँ उसमें शारीरिक व्यायाम के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, विशेष रूप से जिम्नास्टिक में पैरेलल बार से। तो वे क्या करते थे, पहले तो वो अलग जगह में रहते थे, और वो 1904 को कहाँ आ गए, मिदनापुर में आ गए रहने के लिए। तो वहाँ खुदीराम को पढ़ाई से ज़्यादा व्यायाम में आकर्षण होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, जिम्नास्टिक में ज़्यादा ध्यान दिया। तो एक दिन
एक दिन हमें बिना बताए वो कहाँ चला गया। काफ़ी दिनों बाद उसकी एक चिट्ठी मिली। तो खुदीराम ऐसा था, बचपन से शरारती था। तो वो एक दिन क्या करता है, कहीं बिना बताए किसी को चला जाता है और कुछ दिन बाद एक चिट्ठी आती है, खुदीराम की चिट्ठी आती है और वहाँ लिखा होता है, मेरी प्यारी बहन, अब ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं एक साधारण गृहस्थ की भांति जीऊँ और ना ही मेरी आगे पढ़ाई जारी रखने की इच्छा है, तो क्यों मैं आप पर बोझ बनकर रहूं। सो मैंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। तो खुदीराम तब कुछ बड़े हो गए हैं, तो वो एक चिट्ठी लिखते हैं घर में, किसी को बिना बताए वो चले जाते हैं और एक चिट्ठी आती है, वहाँ लिखा है, प्रिय बहन, मैं खुदीराम बोल रहा हूँ और संभवतः नहीं है कि मैं साधारण गृहस्थ की जीवन व्यतीत करूं। मैं घर में नहीं रह सकता और मुझे पढ़ाई में भी खास रुचि नहीं है और मैं आपके ऊपर क्यों बोझ बनूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फैसला किया है कि संन्यास ले लूं। खुदीराम को मैंने 3 मुट्ठी खुदी देकर खरीदा था। तो ये जो विषय है, विषय की लेखिका है खुदीराम की अपनी बहन अपरूपा देवी, जो बोलती है कि खुदीराम को मैंने 3 मुट्ठी खुदी से खरीदा था। मेरे मन की दबी चाहत थी कि वो सिर्फ मेरा होकर रहे, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार रहे। हम ऐसे बोल सकते हैं कि बड़ी बहन माँ के समान होती है। उसी तरह खुदीराम की जो बड़ी बहन थी, उनने उसे 3 मुट्ठी खुदी से खरीदा था, तो वो एक तरह से वो उनकी माँ हुई। तो वो समझती थी कि खुदीराम सिर्फ मेरा होकर रहे, लेकिन मुझे इसका पता नहीं था कि वो तो देश के लोगों के हाथों खरीदा जा चुका है। मैंने उसे 3 मुट्ठी चावल से खरीदा था, लेकिन देश के निर्भीक लड़कों ने उसे खून से खरीद लिया है। तो अपरूपा देवी बोलती हैं कि मैंने तो उसे सिर्फ 3 मुट्ठी खुदी से खरीदा था, पर ये जो खुदीराम है, ये अब हमारा नहीं रहा, लोगों ने उससे खून से खरीद लिया है। तो इसे ये पता चलता है कि खुदीराम अब घर में नहीं रहना चाहता, वो बाहर लोगों से मिल चुका है, अब कुछ अलग करना चाहता है। हेमचंद्र कानूनगो उन प्रमुख क्रांतिकारियों में से थे जो भूमिगत क्रांतिकारी संस्था समिति के कार्यों के संघर्ष में आकर अक्सर मिदनापुर जाया करते थे। तो क्रांतिकारियों के साथ वो मिल चुके थे। खुदीराम क्या कर रहे थे, उसी समय मिदनापुर में आ रहे थे हरिश्चंद्र कानूनगो, जो कि एक क्रांतिकारियों के नेता थे। वे अक्सर साइकिल से शहर की गलियों से होकर गुजरते थे। एक दिन सड़कों के किनारे जो लड़के बैठे थे, उन्हीं में से एक लड़का उठकर आया और उन्हें रोककर उनसे पिस्तौल मांगने लगा। तो हेमचंद्र कानूनगो एक समय साइकिल पर बैठकर जा रहे थे, रास्ते पर जा रहे थे और रास्ते के किनारों पर कुछ लड़के बैठे थे। और एक लड़का उठकर आता है, उन्हें रोककर उनसे पिस्तौल मांगने लगा। अपने संस्करण में हरिश्चंद्र कानूनगो लिखते हैं कि वो लड़का 12-13 वर्ष का था, दिखता था, दुबला पतला सा था, लेकिन दृढ़ निश्चयी और मजबूत। तो कानूनगो लिखते हैं कि जिसने मुझे पिस्तौल मांगा था, वो दिखने में दुबला पतला था, 12-13 वर्ष का एक लड़का था, पर उनका जो मन था दृढ़ निश्चय था। वही एक क्रांतिकारी साथी सत्येंद्रनाथ से पूछताछ कर उन्होंने ये जान लिया कि ये लड़का खुदीराम था। तो हेमचंद्र कानूनगो को किसने पिस्तौल मांगी थी? खुदीराम ने पिस्तौल मांगी थी, जो कि 12-13 वर्ष का लड़का था, दृढ़ निश्चय था, दिखने में दुबला पतला था। किंग्सफोर्ड उन दिनों कोलकाता का प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था। उसी वक्त क्या करते थे, मेदिनीपुर वहाँ के पास का गांव था,
वहाँ रहते थे खुदीराम। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को वो कड़ी सज़ा दिया करता था। तो उसी समय खुदीराम उसी समय के लड़के हैं जिस समय हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो उसी समय किंग्सफोर्ड ने कोलकाता का प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। स्वतंत्रता आंदोलन जो करते थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देते थे। हमें तो पता है कि उन समय अंग्रेज़ों ने कैसे हमारे भारतीयों को सज़ा दिलवाई थी, बंदी कर लिए थे। उन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम के संपादक अरविंद घोष को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे का जज था किंग्सफोर्ड। तो उसी समय वंदे मातरम के संपादक अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस मुकदमे का जज थे किंग्सफोर्ड। तो उसी समय जो आंदोलन करता, स्वतंत्रता आंदोलन करता और या फिर उनके बारे में कुछ लिखता तो उनको क्या करते थे, अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते थे। कोई किसी को फांसी दंड दे देते थे, किसी को बंदी बना लेते थे सालों साल रखने के लिए। तो किंग्सफोर्ड जज बने थे, इसलिए ये तय था अरविंद घोष को कड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि किंग्सफोर्ड बहुत शैतान थे, बदमाश थे वो। तो तत्कालीन विख्यात राष्ट्रवादी नेता विपिन चंद्र लाल पुलिस की ओर से गवाह के रूप में बुलाए गए थे। तो तत्कालीन मतलब उसी समय विख्यात राष्ट्रवादी नेता विपिन चंद्र पाल पुलिस की ओर से गवाह बने थे। उन्हें बुलाया गया था। विपिन चंद्र ने अदालत को संबोधित कर कहा, मुझे शपथ लेने या इस तरह की कार्रवाइयों में भाग लेने में नैतिक आपत्ति है। नाराज होकर किंग्सफोर्ड ने विपिन चंद्र को 6 महीने की सज़ा दे दी। तो उसी समय अंग्रेज ऐसे शैतानियाँ करते थे कि भारतीयों को छोटी से छोटी बात पर वो सज़ा सुना देते थे। जब विपिन चंद्र राष्ट्रपति नेता विपिन चंद्र पाल पुलिस की ओर से गवाह बने थे तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे शपथ लेने या इस तरह कार्रवाइयों के भाग लेना नैतिक आपत्ति है। तो किंग्सफोर्ड गुस्सा हो गए विपिन चंद्र के ऊपर और उन्होंने क्या किया, उन्हें सज़ा दे दी। कि वे किंग्सफोर्ड समझते थे कि वो अरविंद घोष के खिलाफ कुछ बोलेंगे, पर विपिन चंद्र ने ऐसा कुछ नहीं बोला, इसलिए किंग्सफोर्ड गुस्सा हो गए, उन्हें सज़ा दे दी। अदालत के बाहर खड़ी अपार भीड़ ने क्रोध में उग्र रूप धारण कर लिया। वो वंदे मातरम का नारा लगाने लगी, क्योंकि वंदे मातरम का नारा लगाने की वजह से अरविंद घोष को बंदी बना लिया गया था और विपिन चंद्र ने भी अरविंद घोष के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, इसलिए किंग्सफोर्ड ने गुस्सा दिखाया। भीड़ नियंत्रण से बाहर होने लगी, पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। उसी भीड़ में सुशील सेन नामक एक किशोर भी था जो आगे बढ़ना चाह रहा था। तो उसी भीड़ में सब लोग सोचते थे कि अगर अरविंद घोष ने कुछ भी नहीं किया, अंग्रेजों ने उसे क्यों बंदी बना रखा है, तो इसलिए उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाए रखे। तो पुलिस इस भीड़ को नियंत्रित करने में असफल रही और उसे लाठी चलानी पड़ी। तो उसी भीड़ से सुशील सेन नामक एक किशोर भी आया और आगे बढ़ता रहा। जब एक सर्जेंट ने उसे मारने के लिए अपनी लाठी उठाई तो सुशील सेन ने उसे अपनी मुक्के के प्रहार पर मारकर गिरा दिया। जब पुलिस सुशील सेन को, जब वो भीड़ लगी थी, उस भीड़ में से एक किशोर लड़का सुशील सेन आता है, उसे पुलिस मारने की कोशिश करता है। सुशील सेन क्या करता है, उस पुलिस को मुक्के मारकर गिरा देता है। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उस सुशील सेन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने पुलिस पर हाथ उठाया था। किंग्सफोर्ड ने उसे 15 बेत मारने की तत्काल सज़ा सुनाई। 15 बेत मारने की सज़ा सुनाई थी किंग्सफोर्ड ने। भीड़ इस फैसले से स्तब्ध रह गई क्योंकि सुशील
इस सज़ा के लिए बहुत छोटा था। सुशील बहुत छोटा लड़का था और ये अंग्रेज क्या करते थे, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखते थे। जो स्वतंत्रता के खिलाफ आंदोलन करता था उसको सज़ा सुनाते ही रहते थे। उन्हें छोटा बड़ा का ख्याल नहीं रहता था, सिर्फ वो सोचते थे कि ये भारतीय हैं, इन्हें सिर्फ सज़ा देना है। तब से जनता किंग्सफोर्ड को जहाँ भी देखती उसका विरोध करने लगी। पहले तो अरविंद घोष के लिए जनता नारा देती थी, अब छोटा सा लड़का सुशील सेन के लिए भी नारा देने लगी। युगांतकारी नामक एक क्रांतिकारी संस्था, युगांतकारी एक क्रांतिकारी संस्था था। संस्था ने एक गुप्त सभा आयोजित कर उसकी हत्या करने का निर्णय लिया। एक संस्था थी जिसका नाम था युगांतकारी। इन्होंने गुप्त रूप से एक सभा की आयोजन की थी, किसको मारने के लिए, किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। सबसे पहले उन लोगों ने 1200 पन्नों वाली पुस्तक के 600 पन्नों का इस तरह काटा कि उसके अंदर एक बम रखा जा सके। तो उन्होंने क्या किया देखिए, उन्होंने निर्णय कर लिया, युगांतकारी सभा ने एक निर्णय कर लिया कि किंग्सफोर्ड को जैसे तैसे मारना होगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 1200 पन्नों वाली पुस्तकों के 1200 पन्नों वाले मतलब पेजेस 1200 पेजेस वाले किताब खरीदे। तो पुस्तक के 600 पन्नों को इस तरह काटा कि उसके अंदर एक बॉम्ब रखा जा सके। तो उन्होंने क्या किया, 1200 पन्नों वाली किताब खरीदे और बीच में से 600 पन्ने ऐसे काटे कि अंदर एक बॉम्ब रखा जा सके किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। उनका अनुमान था कि जैसे ही किंग्सफोर्ड पैकेट खोलने का प्रयास करेंगे, विस्फोट हो जाएगा। इस पार्सल को डाक द्वारा किंग्सफोर्ड के पास भेजा गया, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया क्योंकि पार्सल किसी दूसरे व्यक्ति ने खोला था। अब तक पुलिस सावधान हो चुकी थी। सावधानी के तौर पर किंग्सफोर्ड का तबादला मुजफ्फरपुर कर दिया गया था। तो उन युगांतकारी क्रांतिकारी जो संस्था था, उन्होंने 1200 पन्ने वाले एक किताब खरीदे थे। 600 पन्ने फाड़कर ऐसे काटा था कि बीच में एक बॉम्ब रखा जा सके और उस किताब को उन्होंने क्या किया, पार्सल कर दिया। कहाँ, पोस्ट के तहत किंग्सफोर्ड को भेज दिया था। पर जब उन्होंने सोचा था कि जब किंग्सफोर्ड ये खोलेंगे बॉम्ब फट जाएगा, वो मर जाएंगे, पर किंग्सफोर्ड के बदले किसी और ने वो खोला और वो मर गया और किंग्सफोर्ड बच गया। और पुलिस सावधान हो गई कि किंग्सफोर्ड को खतरा है, उनकी जान को खतरा है। इसलिए किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर जो बिहार में स्थित है वहाँ भेज दिया गया। अब किंग्सफोर्ड को मारने के लिए नए सिरे से योजना बनाने लगी। क्रांतिकारी नेता जानते थे कि अत्यंत सख्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और वजह से कोलकाता से बम और पिस्तौल ले जाकर किंग्सफोर्ड को मारना आसान काम नहीं है। तो वो सोचते हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमें मारना बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ भावना के अधीन होकर किए गए इस काम को अंजाम खतरनाक भी हो सकता है। उन्हें ज़रूरत थी एक ऐसी व्यक्ति जिसमें असीम साहस, तीव्र बुद्धि और दास्ता के खिलाफ घोर नफरत की भावना भरी हो। और इस युगांतकारी संस्था को एक ऐसी व्यक्ति की तलाश थी जिसके अंदर साहस हो, तीव्र बुद्धि हो और किंग्सफोर्ड के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ हो। तो और इस अपनी ज़िंदगी की ज़रा भी परवाह ना करे। ऐसा आदमी चाहिए जो अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी भी परवाह ना करे। उसकी इस कसौटी पर 2 किशोर पूरी तरह खरे उतरे। 2 किशोर थे, वे दोनों थे मिदनापुर के खुदीराम बोस और रंगपुर के प्रफुल्ल चाकी। मिदनापुर के खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी, रंगपुर के प्रफुल्ल चाकी, ये 2 जो लड़के थे, किशोर लड़के, वो दोनों को
इस काम के लिए नियुक्त किया गया। पुलिस ने किंग्सफोर्ड को आगाह कर दिया था कि उस पर जानलेवा हमला हो सकता है। किंग्सफोर्ड तो कोलकाता से जो मुजफ्फरपुर चले गए थे, तो पुलिस ने उन्हें आगाह कर दिया था कि आपकी ज़िंदगी, आपकी जानलेवा हमला हो सकता है। किंग्सफोर्ड की दिनचर्या नियमित और सीमित थी। वो एक निश्चित समय पर अपनी विक्टोरियन बग्गी से कोर्ट या यूरोपियन क्लब आया जाया करते थे। तो उनकी दिनचर्या को उन्होंने देखा कि वो क्या करते थे, विक्टोरियन बग्गी से कोर्ट जाते और या फिर यूरोपियन क्लब जाया करते थे। इससे ज़्यादा वो बाहर नहीं निकलते थे। खुदीराम और प्रफुल्ल के लिए ये ज़्यादा आसान था कि वे उसे कोर्ट में ही मार डालें। वे सोचते थे कि जब ये किंग्सफोर्ड कोर्ट जा रहा होगा तभी हम इसे मार डालेंगे। लेकिन इस तरह कई निर्दोष लोगों की जान भी जा सकती थी। जब कोर्ट जाते समय किसी आसपास लोगों की भी जान जा सकती थी और वे निर्दोषों की हत्या नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि सिर्फ किंग्सफोर्ड ही मर जाए और कोई भी ना मरे, निर्दोष बच जाए। वे सिर्फ किंग्सफोर्ड को उसके अपराध और अमानुषिक अत्याचार की सज़ा देना चाहते थे। सो उन्होंने तय किया कि जब वो बग्गी में क्लब से वापस लौट रहा होगा तब बम फेंककर उसकी हत्या कर देंगे। अगर उसमें वे असफल रहे तो पिस्तौल से गोली मारकर अपना प्रयोजन पूरा करेंगे। तो उन्होंने तय किया कि कोर्ट जाते समय नहीं मारेंगे, जब वो क्लब से जाकर लौटेगा तब वो बम से उड़ा देंगे, और बम से भी अगर वो नहीं मरा तो पिस्तौल से गोली मारकर उनको मार देंगे। क्लब आने जाने का एक ही रास्ता था। 30 अप्रैल 1908 वो रात शुक्ल पक्ष की शुरू की रात थी। क्लब से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वे दोनों बग्गी का इंतज़ार कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, दोनों प्रफुल्ल और खुदीराम पेड़ के नीचे इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो लौटे और हम उसे मारे। चांद जल्दी ही उगकर डूब चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। 8 बज के आसपास बग्गी क्लब के फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आई। तो उन्होंने देखा कि सड़क पर बग्गी आ रही है। बग्गी जो घोड़े गाड़ी होते हैं, बग्गी। खुदीराम ने निशाना लिया और बम को बग्गी पर दे मारा। तो बग्गी के ऊपर खुदीराम ने बम फेंक दिया। बग्गी का एक हिस्सा दूर जा गिरा। बचा हुआ हिस्सा शीघ्र ही आग की लपटों में गिर गया। तो बग्गी का एक हिस्सा तो उधर गिर पड़ा और एक हिस्सा आग के लपटों में आ गया, आग लग गई। बाद में पता चला कि किंग्सफोर्ड उस दिन बग्गी में ही नहीं था। कितना बुरा हुआ, किंग्सफोर्ड उस बग्गी में ही उस दिन नहीं था। मिसेज केनेडी और उनकी युवा बेटी बग्गी में थी। तो उसमें कौन थी? मिसेस केनेडी और उनकी युवा बेटी बग्गी में थी। उनकी वही मृत्यु हो गई। लेकिन उस वक्त दोनों ने यही समझा था कि वे अपने उद्देश्य में सफल हो चुके थे। सो दोनों वहाँ से भाग चले। तो वो जो खुदीराम और प्रफुल्ल थे, दोनों ने समझा कि हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है और हमने किंग्सफोर्ड को मार दिया है। तो वो दोनों भाग गए। दो सिपाहियों फैजुद्दीन और तहसीलदार खान ने उन्हें उस वक्त देखा था जब दोनों ने बम विस्फोट किया था। तो उन दोनों ने उसे देखा था। ये गवाहियों के दौरान पता चला। जल्दी में वे अपना जूता वहीं छोड़ गए। तो वे दोनों इतने जल्दी में थे कि बम फेंका और अपने जूते पहनना भूल गए। जूता छोड़कर वहाँ भाग निकले। वे रेलवे लाइन के किनारे दौड़ने लगे। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। खुदीराम
खुदीराम समस्तीपुर की तरफ मुड़ गए और मुजफ्फरपुर में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी। सो खबर हवा की तरह फैल गई। तो खबर ऐसे फैल गई कि किंग्सफोर्ड की बग्गी में जो बैठे थे, कौन बैठे थे? मिसेस केनेडी और उनकी युवा बेटी मर चुके हैं। घोषणा की गई कि सरकार ने उन्हें पकड़ने का तुरंत इनामों की घोषणा कर दी। मतलब सरकार ने घोषणा किया कि उन दोनों को अगर पकड़ लाए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। रेलवे स्टेशन, स्टीमर, बोटों, सड़कों, चौराहों पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। जासूस चारों तरफ फैल गए। खुदीराम रात भर नंगे पैर चलते रहे। सुबह तक 24 मील का सफ़र तय कर लिया था। तय करके वे वेनिस स्टेशन पहुंच चुके थे। इतना थक गए थे कि नंगे पैर, भूखे पेट ऐसे घूम रहे थे। थक कर चूर एक दुकान की बेंच पर बैठ जाते हैं। वहाँ पिछले दिन की घटना का ही जिक्र हो रहा था। तो वो जिस दुकान पर बैठे थे थक कर, उस दुकान पर किंग्सफोर्ड के जो दुर्घटना घटी थी उस बग्गी के बारे में ही आलोचना की जा रही थी। वहीं खुदीराम को मालूम हुआ कि किंग्सफोर्ड तो मरा ही नहीं। उस समय तक खुदीराम को पता नहीं था। उसी वक्त उसे पता चला कि किंग्सफोर्ड मरा नहीं है। उस वक्त वे पानी पी रहे थे, अचानक बोल पड़े, किंग्सफोर्ड नहीं मरा। तो वो बोल पड़े, अरे किंग्सफोर्ड नहीं मरा। वहाँ खड़े थे दो सिपाही, शिव प्रसाद सिंह और फतेह सिंह। दो सिपाही खड़े थे जिन्होंने खुदीराम की बातें सुन ली। खुदीराम के अचानक और उनकी हुलिया से वे सतर्क हो गए। फिर उन्होंने देख खुदीराम के नंगे पैर। उन्हें मालूम था कि हत्यारे नंगे पैर हैं। उन्होंने खुदीराम को अचानक दोनों ओर से पकड़कर पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? बांकीपुर, खुदीराम ने कहा। तो खुदीराम की बातें सुनकर दोनों सिपाही को संदेह हुआ कि कहीं ये वही तो नहीं जिसने विस्फोट किया है, क्योंकि वो नंगे पैर भी था और भागा हुआ भी लग रहा था। तो दोनों ओर से उन दोनों सिपाहियों ने खुदीराम को पकड़ लिया और पूछते हैं, तुम्हें कहाँ जाना है? और खुदीराम बोलते हैं, मुझे बांकीपुर जाना है।